उत्तराखंड में राजनीति बाहुबल, दबंगई और नंगई का खेल बन गई है। भाजपा सरयू बगड़ में नया इतिहास लिख चुकी है। केंद्र की एक रिपोर्ट में उत्तराखंड के सरकारी स्कूल चमचमाने के साथ अब राज्य सरकार हमारे 100 गांवों को चमकाने वाली है। यह है इस हफ्ते की खबरों का सार। नमस्कार, मैं गिरीश। आज के वीडियो में हफ्ते भर की खबरबात। निकाय चुनाव में पिथौरागढ़ से लेकर श्रीनगर गढ़वाल तक भाजपा कांग्रेस में भयानक कटाकाट हुई। ये दिखाता है कि उत्तराखंड की राजनीति में अब वैचारिक प्रतिबद्धताओं के लिए कोई जगह नहीं बची है। निकाय चुनाव का परिणाम किसके पक्ष में आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन नेताओं का स्तर कितना गिर सकता है ये हम सब जान चुके हैं। निचले स्तर तक गिरने की तमाम सीमाओं के बीच इस बार के निकाय चुनाव में एक अच्छी चीज ये हुई कि भाजपा अपने मेयर प्रत्याशियों के लिए संकल्प पत्र लेकर आई। निकाय चुनाव में ऐसा पहली बार ही हुआ है। संकल्प पत्र कितना प्रभावी होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पिछले अनुभव बताते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के संकल्प पत्र कांग्रेस के घोषणा पत्र के बदले नाम से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुए। इस संकल्प पत्र से केवल भाजपा की कांग्रेस मुक्त या कहें विपक्ष मुक्त मानसिकता की ही बू आती है। संकल्प पत्र की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसमें हल्द्वानी में बन रही रिंग रोड के निर्माण की कीमत 750 करोड़ दिखाई गई है, जबकि इसकी लागत अब 1200 करोड़ के पार पहुंच गई है। भाजपा ने संकल्प पत्र बनाने से पहले पुराने कामों की तरफ नजर तक नहीं डाली, जबकि भाजपाई भी जानते होंगे कि ये शुरुआत नई बोतल में पुरानी शराब से ज्यादा कुछ नहीं। प्रदेश के 11 मेयरों को लेकर भाजपा जो संकल्प पत्र लाई है, इसमें अधिकांश योजनाएं पहले से ही पाइपलाइन पर हैं। जैसे हल्द्वानी नगर निगम के लिए जारी संकल्प पत्र में स्मार्ट सिग्नल इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम लागू करने, प्रमुख स्थानों पर पार्किंग निर्माण, तहसील में बहुउद्देशीय भवन, प्रशासनिक भवन और आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण करने, भूमिगत केबलिंग और ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की बात कही गई है। ये सारे काम पहले ही शहरी विकास विभाग के माध्यम से जारी हैं। ये सारा निर्माण उसी पैसे से हो रहा है जिसकी घोषणा साल 2022 के विधानसभा चुनाव की फील्डिंग सजाते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यही हाल देहरादून को लेकर भी है। दून में भाजपा ने जो सत्र संकल्प लिए, उसके मुताबिक नगर निगम घर बैठे आपके द्वार प्रमाण पत्र, लाइसेंस समेत तमाम सेवाएं देगा। नगर निगम में शामिल नए क्षेत्र के लोगों को अतिरिक्त कर से छूट मिलेगी। तार और गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, स्मार्ट पोल लगाए जाएंगे। ये सभी काम भी बगैर घोषणा के जारी हैं। भाजपा के संकल्प पत्र पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार निकाय चुनाव में भाजपा को संकल्प पत्र जारी करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं भाजपा को चुनाव में अपनी स्थिति कमजोर दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में जितनी भी बातें हैं वह तो पहले से ही नगर निगम के चार्टर ऑफ ड्यूटी में रहती है। अब नगर निगम ये काम भी नहीं करेगा तो क्या करेगा। हालांकि भाजपा के संकल्प पत्र की खिल्ली उड़ाते हुए कांग्रेसी ये भूल गए कि उनके पास कोई ऐसा टूटा फूटा प्लान भी नहीं है। वो क्या करेंगे और किस आधार पर चुनाव जीतेंगे उन्हें नहीं पता है। क्या कांग्रेसी केवल इस भरोसे बैठे हैं कि कभी तो जनता भाजपा से ऊब आएगी। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत ने तो हल्द्वानी में इस तरह का बयान भी दे डाला कि कब तक भाजपा को ही वोट दोगे, अब तो कांग्रेस को दे दो। इस बीच भाजपा ने बागेश्वर में नया इतिहास लिख डाला है। सरयू बगड़ पर 100 सालों से ज्यादा समय से मकर संक्रांति पर लगने वाले राजनीतिक पंडाल को ही बंद कर दिया गया। इसके पीछे आचार संहिता का हवाला दिया गया। हालांकि 2017 में भाजपा सरकार ने ही विधानसभा चुनाव के दौरान ये पंडाल लगाने की अनुमति दी थी। इससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में भी ये पंडाल लगा था। कांग्रेस ने इसके खिलाफ 2 घंटे का मौन व्रत भी रखा। 2014 के बाद से कांग्रेसी इससे बड़ा कोई आंदोलन कर भी नहीं पाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दून में अक्सर 3 घंटे 4 घंटे का उपवास रखते नजर आते हैं। सरयू बगड़ पर राजनीतिक पंडाल की शुरुआत कुमाऊं परिषद ने की थी। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन सितंबर 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था। अधिवेशन में तमाम प्रस्तावों के साथ कुली बेगार के विरोध का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से मंजूर हुआ था। दूसरा अधिवेशन 24-25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में बुलाया गया। अधिवेशन में हरगोविंद पंत ने हुकूमत को चेताया कि 2 साल के भीतर कुली बेगार प्रथा को वापस नहीं लिया गया तो जनता सत्याग्रह करेगी। साल 1919 में 22 से 24 दिसंबर तक कोटद्वार में परिषद के तीसरे अधिवेशन में कुली बेगार विषय छाया रहा। इसके बाद 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में उत्तरायणी पर कुली बेगार रजिस्टरों को फाड़कर संगम में डुबो दिया गया। कुली बेगार आंदोलन के बाद ही देवभूमि आंदोलन का गढ़ बन गई। बाद में कांग्रेस में शामिल हुई इसी कुमाऊं परिषद ने सरयू बगड़ में राजनीतिक पंडाल लगाने की शुरुआत की थी।
पहले सभी दल उत्तरायणी में एक मंच पर बैठकर आजादी की लड़ाई की रणनीति बनाते थे। इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी भी बागेश्वर पहुंचे। इसी आंदोलन के चलते बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि से नवाजा गया। दिसंबर 1920 में काशीपुर में कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में बद्रीदत्त पांडे ने कहा था, कुमाऊं नौकरशाही का दुर्ग है, यहाँ नौकरशाही ने सभी को कुली बना रखा है। हमें सबसे पहले कुमाऊं के माथे से कुली कलंक हटाना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। बद्रीदत्त पांडे की इस बात पर अब की बार बागेश्वर प्रशासन ने मुहर लगा दी कि अंग्रेज गए लेकिन हालात नहीं बदले। आजादी के बाद भी बहुत समय तक एक ही मंच लगा, लेकिन इसके बाद देश में अलग अलग विचारधारा के दल आए तो मंच अलग अलग हो गए। धीरे धीरे इसने राजनीतिक बहस का रूप ले लिया, जो 2000 में अलग राज्य बनने के बाद भी जारी रहा। शुरुआत के बाद से कोरोना काल में ही इसे स्थगित करना पड़ा, लेकिन इस बार कोरोना जैसी क्या आफत थी जो राजनीतिक बहस जैसी स्वस्थ परंपरा भाजपा ने प्रशासन के माध्यम से रुकवा दी। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भले ही करे, लेकिन खुले मंच पर बहस करने की हिम्मत कभी नहीं करती। दूसरे दलों के नेता चुनौती दें तब भी वह चुप्पी साध लेती है। इधर विज्ञापनों और होर्डिंग्स में देश के इस कोने से उस कोने तक उत्तराखंड का विकास करने के बाद प्रदेश सरकार नई स्कीम भी लाई है। अब 100 ऐसे गांव चिन्हित होंगे जो पलायन रोकने के लिए मॉडल की तरह बनाए जाएंगे। इन गांवों में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के साथ ही मूल स्थान में ही रोजगार के अलावा बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि इस स्कीम को लागू कर सरकार ने ये तो मान लिया कि पहाड़ में न सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है, वहां न रोजगार है और न बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के मौके। 100 गांवों की हालत सुधारने का ठेका 2017 में अपने चहेते अधिकारियों को सेट करने के उद्देश्य से बनाए गए पलायन आयोग को दिया गया। सरकार की नजर से देखें तो इन अफसरों ने शानदार काम भी किया है। आयोग की पहली रिपोर्ट साल 2018 में आई थी। जल्दबाजी में तैयार इस रिपोर्ट में उत्तराखंड की भयावह तस्वीर सामने आती है। रिपोर्ट के मुताबिक तब प्रदेश में 16,500 गांव में से 734 गांव पलायन की मार झेल रहे थे। इसमें 700 गांव पहाड़ के और महज 34 गांव मैदान के थे। मैदान में भी वह गांव थे जो तराई छोड़कर विदेशों में बसे थे। ये पलायन पहाड़ के पलायन से अलग तरह का था। तराई के पलायन में विकास और पहले से बेहतर की भूख है, जबकि पहाड़ के पलायन में पेट की भूख सबसे बड़ा मुद्दा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2018 के बीच 700 गांवों के करीब 4 लाख लोगों ने रोजी रोटी, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की तलाश में गांव छोड़ा था। आयोग की दूसरी रिपोर्ट 2023 में आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक आयोग का गठन प्रदेश के काम आया। 2018 से 2023 के बीच प्रदेश में स्थायी पलायन तेजी से घटा, अस्थायी पलायन में जरूरी मामूली वृद्धि हुई। इसमें भी लोग अपने जिला या प्रदेश छोड़कर नहीं गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में अब केवल 24 गांव ऐसे हैं जो निर्जन हैं। यदि आप पहाड़ में दूर दूर तक फैले खंडहरों को निर्जन या पलायन से खाली गांव समझ रहे हैं तो आपको इसमें सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि आयोग के मुताबिक अब गिनती के गांव निर्जन हैं। इसमें चंपावत में 5, 9 टिहरी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ पौड़ी में 3, 2 अल्मोड़ा चमोली में है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी पूरी तरह आबाद हैं। अगली रिपोर्ट में ये 24 भी आबाद हो जाएंगे। इसी शानदार रिपोर्ट के कारण अब इन आबाद गांवों को गुलजार करने की जिम्मेदारी आयोग को मिली है। अखबार में छपी रिपोर्टों के मुताबिक आयोग के चेयरमैन शरद सिंह नेगी कहते हैं कि पहाड़ों में अभी 45 लाख लोग रह रहे हैं। सरकार का फोकस है कि इन लाखों लोगों को अब वहीं रोजगार दिया जाए ताकि ये गांव न छोड़ें। इसमें भी 100 गांवों को चिन्हित करके सुधार की कसरत 2022 से चल रही है। सपने के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि एक ग्राम एक सेवक पर काम होना चाहिए। विचार अच्छा है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं कि हम कोरोना काल में आए लोगों को क्यों नहीं रोक पाए। 2021 में कोविड काल में लौटे 4 लाख लोगों को अपने गाँव घरों में रोकने में सरकार असफल रही। आयोग के ही एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि इसमें 90% वापस महानगरों को लौट गए। अब हम ऐसा क्या करेंगे कि लोग घरों में ही रुक जाएं? ऐसे सरकारी अधिकारी भी कमाल के खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ हमारी सरकार 100 ऐसे गांव चुन रही है जिनका सही से विकास किया जाए। सरकार की प्राथमिकता इन गांवों में रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के इंतजाम है। पहाड़ को सही से समझने वाले लोग भी पलायन की सबसे बड़ी वजह इन 3 कारकों को बताते हैं। दूसरी तरफ यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी यूडाइस की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उत्तराखंड के स्कूल संसाधनों के मामले में आपको राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर मिलेंगे। यूडाइस के मुताबिक देश के सरकारी स्कूलों में पिछले 10 सालों में संसाधन जुटाने के मामले में जबरदस्त सुधार आया है। देश के 80% स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली, रैंप, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट, वॉशरूम और लाइब्रेरी की सुविधाएं जुटा ली गई हैं। उत्तराखंड के स्कूलों में यह आंकड़ा 85% से ऊपर है। 2014 और 2024 में संसाधनों की तुलना करती आई ये रिपोर्ट किसी चमत्कार से कम नहीं लगती।
अब आपको उत्तराखंड में बदहाल ही स्कूल दिखते हैं, तो इसमें सरकार क्या करे। रिपोर्ट तो बता रही है कि केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद स्कूलों के हालत में ऐसा सुधार हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। साल 2014 में प्रदेश के महज 22% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब आदि की सुविधा थी। अब ये आंकड़ा 4 गुना हो गया है। आज 82% स्कूलों में कंप्यूटर लैब है। निजी स्कूलों में यह आंकड़ा सरकारी स्कूलों से महज कुछ फीसदी अधिक है। 10 साल पहले 61% स्कूल बिजली से जुड़े थे, आज ये गिनती 88% है। जल्दी 96% पहुंच इस मामले में भी प्राइवेट स्कूलों की बराबरी कर ली जाएगी। अब आपके यहाँ बिजली नहीं आती तो आपकी दिक्कत है, सरकार ने तो स्कूल बिजली से जोड़े ही हैं। टॉयलेट आदि तो 2014 से ही सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों के बराबर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुविधाओं के बावजूद पहाड़ से अक्सर बच्चों के धरने प्रदर्शन की खबरें क्यों आती हैं। इसका जवाब भी दिए देते हैं। बच्चों को सुविधाओं से ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है। बच्चों को शिक्षकों की नियुक्ति से फायदा मिल सकता है, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति से वेतन आदि देने से सरकार की जेब ढीली होती है, जबकि संसाधन जुटाने से कार्यकर्ता को काम मिलता है। इसके बाद वह बूथों पर मेहनत करता है, सपने दिखाता है और बगैर शिक्षक के स्कूल जारी रखता है।